नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 10 हिंदी पाठ्यपुस्तक की तीसरी कविता सवैया और कवित के पहले भाग को हमने पूर्ण किया है। आज दूसरा भाग जो कवित के रूप में है। पहले पार्ट में हमने कवि देव के बारे में पूरा परिचय दिया है और सवैया उसकी चर्चा भी हो गई है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, उसको खोलकर आप पहला पार्ट देख लीजिएगा। अब दूसरा है कवित। यहाँ पर दो छोटे छोटे कवित दिए गए हैं। यहाँ पर कवित एक छंद है और वो वर्णिक छंद है, और वर्णिक छंद की विशेषता यही रहती है कि उसमें 31 वर्ण होते हैं और 15वें या चरण के अंत में यति आता है। छंद के बारे में जब विस्तार रूप से हम वीडियो बनाएंगे, देखेंगे तो पता चलेगा कि छंद क्या है और वर्णिक छंद कवित क्या है। लेकिन यहाँ पर हमें दो कवित को पढ़ना है, तो हम पहला जो कवित है उस कवित की चर्चा करें कि इसमें कवि ने वसंत ऋतु को कामदेव का शिशु मानकर वसंत के सौंदर्य का वर्णन किया है, और ये बहुत ही अच्छा वर्णन है जिसको हम देखें। जो पूरा का पूरा यहाँ पर जो कवित है वो कवित मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि मानवी के विविध रूपों, मानवी जैसा काम करता है वैसा ही प्रकृति को करते हुए दिखाया गया है। इसलिए इसमें पूरे जो कविता में मानवीकरण अलंकार है। अलंकार की परिभाषाएं जब हम देखेंगे तब विस्तार से उनको भी देखेंगे कि मानवीकरण अलंकार कैसा होता है। यहाँ पर शुरुआत की पंक्तियों में ही देखा जाए तो शिशु राजकुमार को बड़े लाड़ प्यार से पाला जाता है। उसी तरह से यहाँ पर जो प्रकृति है उस प्रकृति को वसंत ऋतु है, वो बच्चा है, और वही बच्चे को किस तरह पाला जाता है उसका पूरा वर्णन यहाँ पर है। विस्तार रूप से हम देखें कि डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी रहे। यहाँ पर शुरुआत की पंक्तियों में कवि देव कहते हैं कि डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के। यहाँ पर जो है कि पेड़ की डालियां है, द्रुम यानी पेड़, और डार यानी डालियां। जो पेड़ की डालियां है वो उस शिशु के लिए, यहाँ पर शिशु किसको बताया गया है? बसंत को बताया गया है। बसंत वो शिशु है और वो कामदेव का शिशु है, कामदेव का पुत्र है। वो कामदेव का पुत्र क्यों कहा है वो अंतिम पंक्तियों में बताया है उन्होंने कि वो कामदेव का पुत्र वसंत है, और उस वसंत का पालन पोषण किस तरह से होता है उसका वर्णन इसमें है कि डाल द्रुम पलना, उनका जो पालना है वो पालना कहाँ पर है? बसंत को किस रूप से प्रस्तुत यहाँ पर किया गया है? तो वसंत को कामदेव के शिशु के रूप में प्रस्तुत किया गया है, और बालक वसंत का पालना पेड़ की जो डालियां है वो है। पेड़ की जो डालियां है उस डालियां पर मानो बसंत झूल रहा है, बसंत वहां पर है, उसका पालना वहां पर है, वो डालियां उनको पालती है और सब लोग उनकी सेवा में जुटे हुए हैं। यहाँ पर आगे कवि कहते हैं कि डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के। उनका जो बिछोना है वो बिछोना कहाँ पर है? तो बिछोना जो नव पल्लवी थे यानी पर्ण है, पत्ते है। यहाँ पेड़ के जो पत्ते हैं वो पत्ते मानो उस वसंत के लिए बिछोना बने हुए हैं, वैसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। दूसरी पंक्ति है कि सुमन जिंगोला सोहे तन छवि भारी रे। यहाँ पर सुमन यानी कि फूल है, उस फूल का जिंगुला आपने देखा है कि छोटे बच्चे को पहनाने के लिए जो जबला आता है, खुला कपड़ा आता है, वो जिंगुला है। यहाँ पर चारों तरफ जो फूल रंग बिरंगी देखने को मिलते हैं, चारों तरफ रंग बिरंगी फूल देखते हैं, देखकर ऐसा लगता है कि मानो प्रकृति वसंत के लिए रंग बिरंगी वस्त्र तैयार कर रही है। यानी कि सुमन जिंगोला सोहे तन छवि भारी, इस वसंत जो है इसके लिए फूलों रूपी, क्योंकि चारों तरफ फूल खिले हुए हैं तो वो वही फूल ऐसा लगता है कि सुमन झिंगोला है, ये छोटा जबला है, फूलों का जबला है, और प्रकृति ने इन बालक के लिए, बसंत बालक के लिए मानो बनाया है। पवन झुलावे, और पवन जो है मंद मंद पवन की डालियां हिलती है, और हिलती है मानो बालक को झुला रही है। पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव। केकी यानी मोर, और कीर यानी तोता। यहाँ पर मोर और तोता की आवाज आती है, और तोता और मोर यहाँ पर बैठे हैं, पवन से वो डालियां हिलती है, तो हिलने से ऐसा लगता है मानो उस बसंत रूपी बालक को यहाँ पर पेड़ पत्ते झुला रहे हैं, उसको सुला रहे हैं, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। यहाँ पर आगे कवि कहते हैं कि कोकिल हलावे
हुलसावे कर तारी दे। यहाँ पर कोयल जो है वो हलावे हुलसावे कर ताली दे। बागों में जो कोयल कूक रही है, क्योंकि बसंत की ऋतु है और बसंत की ऋतु में कोयल की आवाज़, कोयल की कूक चारों तरफ से सुनाई देती है। तो यहाँ पर कोयल की कूक रही है, उसकी आवाज़ जो सुनती है उसको ऐसा लगता है उनको सुनकर कि मानो बालक वसंत की जी बहलाव की कोशिश में घर के लोग विभिन्न प्रकार की बातें करते हैं या आवाज़ निकाल कर बच्चे के मन बहलाने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ पर छोटा बच्चा घर में है और उसको मन बहलाव के लिए बड़े छोटे सब लोग तालियां बजाते हैं, विविध प्रकार के आवाज़ निकालते हैं उनको खुश करने के लिए। वैसे ही यहाँ पर बसंत में जो कोकिल की आवाज़ आती है, कोयल की आवाज़ आती है, कवि कहता है वही आवाज़ मानो ऐसा लगता है कि वही वसंत बालक के मन को बहलाने के लिए, उनको खुश करने के लिए ये कोयल विविध प्रकार की आवाज़ें निकाल रहा है, कर ताली दे, उनकी ताली से आवाज़ देता है। पूरित पराग सो उतारो करे राई नौन। यहाँ पर पूरित पराग सो उतारो करे राई नौन, यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ एक टोटके की बात की गई है कि छोटा बच्चा जब होता है और उसको किसी की प्रकार की नज़र लग जाती है तो हमारी महिलाएं, हमारी बहनें क्या करती है, हाथ में थोड़ी सी राई और थोड़ा सा नमक लेती है और नमक लेकर उसके चारों तरफ घुमाती है और घुमा के उसको फेंक देती है, यानी कि नज़र उतारी, ऐसा कहता है, टोटका करते हैं जिसको कहते हैं हम। तो वैसा यहाँ पर करती है। तो पूरित पराग सो, यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो फूल के पराग के कण, फूल होता है उसका पराग है, उसके छोटे छोटे कण यहाँ पर फैले हुए हैं प्रकृति में, क्योंकि वो फूल है, हिलता है और उसमें से कण जो निकले हैं, जो राई के बीज होते हैं उसके जैसे होते हैं, छोटे छोटे कण उसके होते हैं, चारों तरफ फैले हुए हैं। मान लो कोई टोटका करता है और राई और नमक किसी बालक के ऊपर घुमा के फेंक देता है तो राई के टुकड़े, राई के कण चारों तरफ बिखरे हुए लगते हैं। यहाँ फूल के जो पराग है वो पराग बिखरे हुए लगते हैं, पराग है, पराग के टुकड़े हैं, पराग के छोटे छोटे कण हैं, वही कण यहाँ पर चारों तरफ बिखरे हुए हैं। और बिखरे हुए कण को देखकर यहाँ पर कविदेव कहते हैं मानो ऐसा लग रहा है कि शिशु बालक जो है वही बालक को नजर लगी हुई है और उस नजर को उतार के इसके ऊपर टोटका करके राई उस पर घुमा के उसको फेंका है, और वैसा यहाँ पर कर्ण दिखने को मिलता है। और इसीलिए कहते हैं पुरीत पराग सो उतारो करे राई नोहन। आगे कवि कहते हैं कि कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे। यहाँ पर कंज कली, कमल की कली, कंज कली यानी कमल की जो कली है वो नायिका बनी है, क्योंकि कमल की कली खिली है और खिली है, पास में ही लता रूपी सिर, यहाँ पर कहा है लतान सिर सारी दे, यानी कि लता की साड़ी उन्होंने पहनी हुई है और वही पहनकर वो कमल की छोटी सी कली है वो नायिका बनी है और नायिका बनकर मानो के खड़ी है। मदन महीप जू को बालक बसंत ताही। आगे कोई कहते हैं कि मदन महीप जू बालक बसंत ताही, यानी कि यहाँ पर मदन यानी कि कामदेव और महीप यानी राजा कामदेव का बालक वसंत है ऐसा लगता है। यहाँ पर कामदेव का पुत्र ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि कामदेव वो काम वासना के प्रेम के प्रतीक है। ऐसा प्रकृति का वर्णन देखकर बसंत चारों तरफ खिला है ऐसा देखकर हर एक के हृदय में, हर एक के भीतर में प्रेम जगा है, बसंत के प्रति प्रेम जगा है और बसंत प्रेम है और इसीलिए प्रेम के जो देवता है कामदेव है और इसीलिए उस कामदेव का पुत्र है ऐसा यहाँ पर कहा गया है कि मदन महीप जो सो को बालक बसंत ताही, और बसंत है कामदेव का पुत्र है। आगे कहते हैं प्रात ही जगावत गुलाब चटकारी दे, और सुबह में ही जो गुलाब की छोटी सी कली है और वही कली इस तरह खिलती है वो तो ऐसा लगता है कि जैसे कि कान में उसके आवाज़ करके, छोटा बच्चा है उसको जगाने के लिए क्या करते हैं हम कि उसके कान में जाकर, कानों के पास चुटकी बजाकर उसे प्यार से जगाते हैं, वैसे प्रातः ही सुबह में जगावत गुलाब की जो कली उसमें से गुलाब खिलता है
यानी कि कली में से गुलाब होता है, यानी कली सोया प्रतीक है और खिलता है, वो जागृत अवस्था में है। कली में से जैसे फूल होता है उसको देखकर कवि यहाँ पर कहते हैं प्रातः ही जगावत गुलाब चचकारी देत, यानी चुटकी बजाकर जैसा सुबह हुआ है और वही सुबह में उनको जगाया है। यानी कुल मिलाकर ये सारा कवित है, उस कवित में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है और बसंत की सेवाओं में मानो सब लोग लगे हुए हैं, उसकी सेवा में लगे हुए लोग अलग अलग प्रकार के उसको लाड प्यार से उसको पाला जाता है। अनेक परिचारक उसकी सेवा में लगे रहे हैं। यहाँ प्रकृति अनुचरी है, वह बाल वसंत की सेवा में लगी हुई है, यानी बाल वसंत वो मानो बालक है और उसकी सेवा में सब लोग प्रकृति सारी लगी हुई है, ऐसा इसमें वर्णन। इसमें से पूछे जाने वाले जो प्रश्न उत्तर है कि बालक वसंत का पालना कहाँ पड़ा है, तो बालक वसंत का पालना पेड़ की डाल पर पड़ा हुआ है। बालक वसंत को किसकी नजर न लगे इसके लिए क्या उपाय किया जाता है कि बालक बसंत है उसको बसंत के आते ही वातावरण में चारों तरफ विभिन्न प्रकार के फूलों की सुगंध फैल जाती है। ऐसा लगता है जैसे घर की औरतें, घर की बूढ़ी स्त्रियां हैं, राई और नौन जलाकर उसको यहाँ पर ले जाती है और बुरी नज़र से उसको बचाने के लिए टोटका करती है। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर देखो दोस्तों ये अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर काव्य पंक्तियों में किस ऋतु का वर्णन किया गया है, तो हमने देखा इसमें कि बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। यहाँ पर जो पहला कवित है उसको हम पूर्ण करते हैं, दूसरे कवित की तरफ जाते हैं कि दूसरा जो कवित है वो दूसरा कवित में यहाँ पर कवि ने चांदनी रात का वर्णन किया है और बहुत ही खूब वर्णन चांद की रात कैसी होती है उसका वर्णन यहाँ पर है। इसमें शरदकालीन पूर्णिमा की रात का बड़ा ही हृदयस्पर्शी वर्णन किया है। शरद पूर्णिमा की रात है, आप देखते हैं कि शरद पूर्णिमा के रात को चांदनी कैसे खिली हुई है, चांद भी है और उसी समय कैसा वातावरण है, मदहोश वातावरण है, उस वातावरण का वर्णन इस कविता में किया है कि फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर उदधि दधि कोसो अधिकाई उमगे अमंद। यहाँ पर पहली जो पंक्तियां हैं उस पंक्तियां में कवि ने बहुत ही अच्छी तरह से पूरा वर्णन किया है कि ये चांदनी रात है, शरद ऋतु की रात है और शरदकालीन ऋतु में धरती और आकाश के सौंदर्य को दिखाया गया है। पूर्णिमा की रात में धरती और आकाश में चांदनी की आभा इस तरह फैली हुई है जैसे कि कोई एक स्फटिक है। यहाँ पर शुरुआत में कहा है फटिक सिलानी सौ सुधारियो। यहाँ पर फटिक यानी ऐसा नंग है जो पारदर्शिक है, उस पर कोई किरणें पड़ती है तो उसमें पारदर्शिक होती है, परिवर्तित होती है, ऐसा फटिक है। और शिला यानी पत्थर, यहाँ पर फटिक रूपी कोई पत्थर पड़ा है और इस पत्थर के ऊपर चांदनी रात की जो किरणें हैं वही उस पर फैलती है। स्फटिक नाम की जो शिला से जब पड़ती है तो उसमें से वापस जब किरणें धरती पर आती है तो कैसे होती है, जैसे दुधिया रोशनी होती है। और ये दुधिया रोशनी कहाँ आती है, तो संसार रूपी मंदिर पर वो प्रकाशित होती है। और इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर। सुधा यानी अमृत, सुधा रूपी जो मंदिर है, ये जो धरती है वहीं पर रात का समय है, रात को सुधा मंदिर कहा गया है और वही सुधा मंदिर पर जो प्रकाश पड़ता है वो फटिक है। फटिक के ऊपर चांद का जो किरण होती है और वही चांद की किरण उसमें निकलती है, प्रतिबिंब उसका होता है, तो वो दूध जैसा है, दूधिया जैसा है और इसीलिए दूध अमृत जैसा है, इसीलिए कहते हैं यहाँ पर सुधा मंदिर। उदधि दधि कोसो अधिकाई उमंगे अमंद। आगे यहाँ पर कवि कहते हैं कि यहाँ पर ऐसा लगता है कि सागर है और सागर में तरंगें आती है, लहरें आती है और लहरें जब सागर में आती है तो आपने देखा होगा दोस्तों कि लहरें जब आती है तो दूध जैसा बाहर उसकी तरंगों में, उसके लहरों में बाहर की तरफ हमको दिखता है। यहाँ पर तो चांदनी रात है और चांदनी रात में वही चांदनी की, वहाँ चांद की जो किरणें हैं वही सागर में पड़ती है, तो ऐसा लगता है मानो कि उदधि दधि कोसो अधिकाई उमंगे, यानी दही का सागर उमड़ के उमड़ता हुआ चला आ रहा है। उदधि दधि, दधि यानी दधी, दही जिसको हम कहते हैं, और दही का सागर, उदधि यानी सागर, उसका सागर उमड़कर हमारे पास आ रहा है, ऐसा वर्णन यहाँ पर है। बाहर ते भीतर लो भीति न देखिए देव। यहाँ पर उसमें बाहर से भीतर कहीं भी दीवार नहीं है,
यहाँ भित्ति 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 यानी कि दीवार जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर जिसको कहेंगे बाहर इससे भीतर तक कहीं भी दीवार नहीं है, बाहर जैसा है वैसा ही भीतर, यानी कि सबके मन को लुभाता है, सबके मन को भी प्रसन्न करता है, ऐसा यहाँ पर दृश्य प्रतिपादित होता है। यहाँ पर आगे कवि कहते हैं कि दूध को सो फैन फैल्यो आंगन फरसबंद। यहाँ पर आगे कवि कहते हैं कि यहाँ धरती पर जो वही चांदनी का प्रकाश है, वही चांद का प्रकाश जब धरती पर आता है तो धरती पर आने पर ऐसा लगता है कि धरती पर मानो क्या दूध की फर्श लग गई है, दूध जैसा सफ़ेद सफ़ेद लगता है। धरती पर जो पड़ा है उसकी किरणें जो पड़ी है वो दूध की फर्श है, ऐसा लगता है। खूब सर्दी फर्श पर फैले दूध के झाग के समान उज्जवल दिखता है, दूध का झाग जो है उसके जैसा यहाँ पर प्रतिबिंबित होता है। ऐसे सफ़ेद फर्श के बीच में यहाँ पर आगे कवि कहते हैं कि ताराशी तरुणी तामे ठाडी झिलमिली होती। और ऐसे में सफ़ेद फर्श के बीच तारे के समान, यहाँ सफ़ेद फर्श है उसके बीच तारों के समान युवती मानो खड़ी, यहाँ पर ठाडी ठाडी यानी कि खड़ी, यहाँ पर खड़ी मानो झिल मिला रही है। यहाँ पर कोई युवती है और वही युवती तारा के समान, तारा मानो कि नीचे ऊपर से नीचे की तरफ आए है ऐसा, और वही वहाँ खड़ी वो झिल मिला रही है। लेकिन वहाँ से ऊपर से तारा कैसे नीचे आ सकता है? तो उसके लिए यहाँ पर कवि आगे कहते हैं कि मोती की ज्योति मिलो मल्लिका सो को मकरंद। यहाँ पर कवि कहते हैं कि कोई युवती है, उन्होंने मानो को गहने पहने हैं और वही मोतियों की माला पहनी है, मल्लिका की माला पहनी है, और उसमें उसकी जो प्रकाश आती है, चांदनी की किरणें आती है, और वो जब प्रतिबिंबित, कोई मानो कोई खड़ा है और उसके ऊपर किरणें आती है तो उनकी माला जो है चमक रही है, मानो ऐसा लग रहा है कि कोई युवती यहाँ पर नीचे उतर आई है और वही यहाँ पर झिल मिला रही है, ऐसा लग रहा है। यहाँ पर आगे कवि कहते हैं आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद। यहाँ पर आगे कवि ने कहा कि जैसे मोतियों की चमक और मल्लिका के फूलों के रस के मिलकर प्रदीप हुई जो युवती दिखती है, उसको आगे इस आसमान है वो दर्पण की तरह है। आगे यहाँ पर कवि ने कि आरसी, आरसी यानी दर्पण, आरसी से अंबर जो आकाश है दर्पण की तरह निर्मल हो गया है कि जिसमें आभासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत। और वही आरसी में क्या दिखता है कि राधा का मुख चंद्र प्रतिबिंबित होता है। यहाँ पर राधा का जो मुख है उस मुख को चंद्र की उपमा दी गई है, यानी चंद्र जैसा राधा का मुख है वैसा यहाँ पर चंद्रमा की तुलना राधा के सुंदर मुखड़े से की गई है, यानी चंद्रमा है मानो राधा का मुख है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि आकाश आरसी है, आकाश दर्पण है और उस दर्पण में प्रतिबिंब दिखता है, और प्रतिबिंब यानी वो चंद्र है, और चंद्र क्या है? तो चंद्र राधा है, ऐसा यहाँ पर कवि का कहने का मतलब है। यहाँ पर पूरा जो रात्रि का वर्णन है वही शरदकालीन पूर्णिमा की रात्रि का वर्णन इसमें कवि देव ने किया है। यहाँ पर सुधा मंदिर किससे बना है? तो सुधा मंदिर स्फटिक शिलाओं से बना हुआ है, क्योंकि स्फटिक शिलाएं यहाँ पर दिखती है। वह किसकी तरह लग रहा है? तो उसे देखकर ऐसा लगता है जैसा दधी रूप समुद्र उमड़कर यहाँ पर आया है, ऐसा यहाँ पर देखने को मिलता है। मंदिर के आंगन में चंद्रिका किस प्रकार फैल रही है? मंदिर जो हमारा है संसारिक रूपी मंदिर है, जो धरती है, इस पर इसके आंगन में किस तरह फैली हुई चंद्रिका यहाँ पर दिखती है? तो मंदिर के आंगन में चंद्रिका दूध के झाग की तरह फैली हुई दिखती है। चांद कैसा प्रतीत होता है? तो आकाश रूपी दर्पण में चांद राधा के प्रतिबिंब जैसा प्रतीत होता है। यहाँ पर आगे आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, बहुत ही अच्छा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? तो उसमें भी अनुप्रास अलंकार है। जैसे कि आगे की पंक्तियों में तारासी उसमें देखा तो उसमें भी अनुप्रास अलंकार है, आरसी वाला है उसमें भी अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार किसको कहते हैं इसकी चर्चा हम अलंकारों में करेंगे, जिसमें प्रास होता है वैसा अलंकार है, इसका वर्णन इसमें किया है। इसके प्रश्नोत्तर है, उस प्रश्नोत्तर को आप
लिखेंगे अपनी नोटबुक में और उसको तैयार करेंगे। दोस्तों इस दोनों कविता को हम पूर्ण करते हैं, आगे फिर एक नई कविता के साथ दोबारा मिलेंगे। नमस्कार।